देखना, समझना सर। इसके आगे तक हम डिस्कस कर चुके थे, अब इसी के आगे चलना है। और क्या दिया गया है जरा पढ़ना, देखना। दिया गया है कि बताइए लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से क्या हो, प्रभावित हो। मतलब क्या, आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न की भाषा के अनुसार क्या आपको मिल रहा है, प्रश्न की क्या पूछना चाह रहा, वो कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता अध्यापक सकारात्मक रूप से क्या हो सकें, प्रभावित हो सकें। मतलब क्या, हमने आपको जब पढ़ाया है तब पढ़ाया, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं इसमें कहा गया है कि माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से क्या हो सके, हमसे प्रभावित। लेकिन हम ऐसा उनको प्रसन्न करने के लिए करेंगे, लेकिन वह व्यवहार हम क्या करेंगे, जानबूझकर विशेष रूप से उस व्यवहार को अपनाएंगे। हमने आपको कहा था कि देखा होगा कि भैया हमारे मोहल्ले का जो बुद्धिमान लड़का है हम उसके मित्र बन जाएंगे, और अगर मित्र नहीं बने तो हम उसके पीछे पीछे चमचे बने घूमेंगे, हम उसी के जैसा चश्मा लगाएंगे, हम उसी के जैसे कपड़े पहनेंगे, हमारी नजर कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर विशेष रूप से क्या करेंगे, उसी के जैसा व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी प्रशंसा अगर उसे मिल रही तो थोड़ी बहुत प्रशंसा माता पिता अध्यापक क्या कर दें, मेरी भी कर दें, जिससे मुझसे भी मेरे माता पिता या अध्यापक प्रभावित हो। तो ऐसा कब किस अवस्था में किया जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि एक प्रकार से हमें क्या करना है, अच्छा लड़का यानी कि गुड गर्ल और आपकी गुड बॉय और गुड गर्ल बन के दिखाना है। इसको गुड गर्ल या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। सीधा ही समझ में आ रहा है कि जब माता पिता को खुश करने के लिए, हम समाज का अनुमोदन पाने के लिए, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, माता पिता से ताली बजवाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए अगर कोई कार्य किया जाए तो वह किस पर आधारित रहेगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की पर आधारित रहेगा। सामाजिक अनुबंधन तो है नहीं कि भैया हमें जो कानून था उस कानून को समाज के हिसाब से बदल देना है, ऐसा तो कुछ बात की नहीं गई। तो आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है नहीं, कानून व्यवस्था है नहीं कि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हमको ऐसा कोई काम नहीं करना जो कानून के खिलाफ हो, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो ये तीसरा भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा आपका सही है। दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड के आधार पर नहीं कि माता पिता हमको और अध्यापक दंड देंगे, हम दंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से वो कार्य क्या कर रहे हैं, संपादित। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं सर? चलिए आप चलते हैं आगे। और यहां पर जो दिया गया है अगला प्रश्न दिया है, बताइए कोहल वर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। मतलब क्या, ये तो बहुत ही सरल है, देखना सर क्या कह रहा है इसमें कह रहे लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। क्या लॉरेंस कोहल वर्ग ने प्रशंसा के संवेगों पर प्रभाव की जांच की कि किस प्रकार से प्रशंसा का संवेगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझते चलना, प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव। संवेग का मतलब क्या भैया, संवेग आपके, चाहे वो आपका क्रोध हो, चाहे आपकी दया हो, चाहे परोपकार हो, ये सारे के सारे आपके एक प्रकार से सुख है दुख है, ये सब क्या है, संवेग है। तो क्या प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या आपके कोहल वर्ग ने की है? नहीं। क्या शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में कोहल वर्ग ने बताया है? कोहल वर्ग ने तो व्यक्ति के नैतिक विकास के बारे में बताया है। तो नैतिक तर्क के विकास के बारे में किसने सिद्धांत दिया है? आपके कोहल वर्ग ने दिया है। जबकि संवेगात्मक विकास का क्रम, तो संवेगात्मक विकास का क्रम इन्होंने नहीं बताया। तो वो केवल इनके द्वारा सीधा ही कि आखिर ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो नैतिक तर्क का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया है। इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर बात करें अगर आगे, तो इसी में दिया गया है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, जरा समझना, देखना सर। जहां पर भी समझ में ना आए तो आप पूछने की कोशिश करना, देखना। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है?
यानी कि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि जीन पियाजे के बारे में भी वही कथन सही है और वही कथन आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में सही है। तो सर जीन पियाजे क्या कहते हैं, अभी जीन पियाजे अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो लगभग पता है कि जीन पियाजे ने क्या बताया है। जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली जो अवस्था, भाई जो जीन पियाजे है वो 4 अवस्थाएं बताता है। पहली अवस्था जो रहेगी वो संवेदी प्रेरक अवस्था रहेगी, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के बालक आएंगे। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहेगी, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक के बालक आएंगे। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहेगी, 7 से 11 वर्ष तक का बालक। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक रहेगा 11 से अप टू 16 वर्ष तक के बालक। यानी कि उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 चरणों में बांटा है। आप समझ पाए कि नहीं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 चरणों में बांटा और लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर या 6 अवस्थाओं में बांटा है। 3 स्तर का मतलब वही जो अपन पढ़ के आए हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, पारंपरिक स्तर या नैतिक स्तर, उत्तर या पश्चिम पारंपरिक स्तर या उत्तर नैतिक स्तर। इन्हीं के स्तरों को उन्होंने 2-2 अवस्थाओं में बांटा है। पहला कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, या पहली अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी होगी यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, तीसरी होगी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा होगा लॉ एंड ऑर्डर सामाजिक कानून और सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था या सामाजिक क्रम व्यवस्था, पांचवी होगी सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था और छठवीं होगी सार्वभौमिक नैतिकता। यानी कि इन्होंने भी अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्थाओं में बांटा है। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो अब पढ़ो विकल्प क्या दिया। दोनों ने वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों पर काम किया, नहीं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर सिर्फ किसने काम किया, जीन पियाजे ने। बात समझ पाए। जबकि विकल्प कह रहा है कि दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, नहीं, दोनों ने नहीं किया, सिर्फ किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है। दूसरा कहता है दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 9 प्रतिरूप हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि दोनों के सिद्धांतों में विकास के 9 प्रतिरूप हैं। सर ऐसा कहां पर कहा गया है कि विकास के 9 प्रतिरूप हैं। जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं 4, तो कह सकते हैं कि भाई उनके विकास की 4 अवस्थाएं हैं या 4 प्रतिरूप हैं। जबकि कोहलबर्ग ने अवस्थाएं बताई 6 और चरण बताए हैं 3। तो यहां पर 9 प्रतिरूप तो नहीं बताए कि एक प्रकार से 9 प्रतिरूप बताए हो। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कह रहा दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल अवस्था तक चरण तक सीमित हैं। इन्होंने क्या कहा तीसरा में, तीसरा कह रहा है कि दोनों के सिद्धांत विकास की मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित हैं। अरे भैया बाल्य अवस्था तक कहां सीमित हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत में वो कहता है 3 से 10 वर्ष तक के बालक, 10 से 13 वर्ष तक के बालक, 13 से 15 या 16 वर्ष तक के बालक। तो इसमें बाल्य अवस्था, शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बालक भी तो शामिल हो गए, सिर्फ बाल्य अवस्था तक कहां शामिल रहा। जीन पियाजे भी क्या कहता है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16। इसने भी शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, आपकी किशोर अवस्था, यानी कि जिसको कहा जाए पूरी की पूरी अवस्थाओं का वर्णन किया है। यानी कि दोनों मनोवैज्ञानिक सिर्फ मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित नहीं है, वो शैशवावस्था का भी वर्णन करते हैं और किशोर अवस्था का भी वर्णन करते हैं। बात समझ पाए कि नहीं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, जो वो कह रहा है कि दोनों के सिद्धांत विकास के मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित हैं। तो नहीं, मध्य बाल्य अवस्था चरण से भी आगे जाते हैं और मध्य बाल्य अवस्था चरण के पीछे की भी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा और किस प्रकार से बालक का नैतिक विकास होगा। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बच गया तो यही सही होगा, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ये बात कुछ सही लगी। जीन पियाजे 4 अवस्थाएं बताता है और कोहलबर्ग 6 अवस्थाएं बताता है। तो अगर ये कथन देखा जाए तो चौथा कथन सही है। जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक, जिसको आप कहें सबसे पहली इंद्रियजनित गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त और चौथी आपकी अमूर्त। वहीं पर नैतिक विकास का सिद्धांत भी 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में वर्णन करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को क्या करते हैं, प्रतिपादित। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पाई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। देखना लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए क्या किया है,
लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। तो भाई कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है बताइए भाई। अगर वो कहता है यहां पर वैसे तो स्तर जो है वो कितने हैं 3, लेकिन इन्हीं 3 स्तरों में जो चरण बांटी गए हैं या अवस्थाएं बांटी गई हैं वो कितनी बांटी गई हैं आपकी 6। तो यहां पर ऑप्शन 3 तो कुछ दिया नहीं, 6 दिया है। तो अवस्थाओं के बारे में पूछ रहा है, यानी कि एक प्रकार से 6 चरणों का क्रम क्या किया है, प्रतिपादित किया है। बात समझ पाए। और 6 के 6 चरण हमने आपको बताए हैं। पहला वही, अब बार बार उसी चीज को क्या रिपीट करना। पहला आपका दंड एवं आज्ञा पालन होगा, दूसरा आपका क्या होगा तो यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास होगा, तीसरा आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की होगा, चौथा आपका लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, पांचवा आपका जो रहेगा वो सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था, और छठवां आपका रहेगा सार्वभौमिक नैतिकता। तो केवल देखा जाए तो 6 स्टेपों में या 6 अवस्थाओं में या 6 चरणों में क्या किया है, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। यह सवाल थोड़ा अच्छा है, समझना देखना कैसे। क्या कहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन प्याजे, सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया था, तो जीन प्याजे ने क्या कहा था कि हम बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनाने के आधार पर बच्चे से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उन्हीं प्रश्न के आधार पर उनकी नैतिकता का क्या करेंगे, तय करेंगे। इन्हीं के सिद्धांत को और आगे तक ध्यान रखना, इनकी लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया वो जीन प्याजे की कॉपी नहीं है। भले ही उनसे वो प्रेरित हुए, लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो खुद अपने आप में एक सिद्धांत है और वास्तव में एक जबरदस्त सिद्धांत है। ये नहीं कहना कि कॉपी है, नहीं, उनसे प्रेरित हुए और प्रेरित होकर अपना खुद का एक सिद्धांत दिया। तो यहां पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक काम जरूर किया कि स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कि कहानी कथन पद्धति का क्या किया है, प्रयोग किया है। यानी कि कहानी बच्चों को सुनाते थे और उसी कहानी में ऐसी ऐसी कंडीशन पर बच्चे को रखते थे, उसके आधार पर उसकी नैतिकता क्या करते थे, तय करते थे। तो यहां पर पूछा है कि आखिर कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों की नैतिक तर्क के लिए मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट्स कार्ड बांटे बच्चे को, नहीं, कहीं प्रयोग में रिपोर्ट्स कार्ड नहीं बांटे गए कि भैया हम तुम्हें रिपोर्ट कार्ड बांट रहे हैं, उसके आधार पर हम तुम्हारा मूल्यांकन करेंगे, हम तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेंगे। क्या चित्रकला की परीक्षा आयोजित की, नहीं, वहां पर उन्होंने कोई चित्रकला की परीक्षा आयोजित नहीं की। क्या कागज कलम पर आधारित कोई परीक्षा ली कि सभी बच्चों को एक एक कागज दे दिया, एक कलम दे दिया, बेटा लो अब तुम लिख के दिखाओ, नहीं। चौथा कहा है परिकल्पित स्थितियां। हमने आपको कहा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की प्रमुख आलोचना के अंतर्गत भी अन्य मनोवैज्ञानिक लेते हैं कि इन्होंने जो भी कंडीशन लिया है या जो भी परिस्थितियां ली हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक प्रकार से परिकल्पित स्थितियां हैं या परिकल्पित परिस्थितियां हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार से वास्तविकता पर आकलन नहीं किया, केवल बच्चे को कहानी सुना करके उस कहानी में, यानी कि वो कहानी आपके साथ घटित नहीं हुई, समझना परिकल्पित का मतलब क्या, कोई कहानी जो आपके साथ घटित नहीं हुई है उस कहानी को महज आपको सुनाया गया है और कहा बेटा अगर आप उसके स्थान पर होते तो क्या करते। बात समझ पाए कि नहीं, उसके आधार पर आपको क्या देना है, निर्णय देना है। बात समझ पाए। तो यहां पर क्या किया गया, कोहलबर्ग ने भी यही किया, यानी कि किस प्रकार का प्रयोग किया है, किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया है, तो परिकल्पित स्थितियों का क्या किया है, इन्होंने प्रयोग किया है। बात समझ पाए। परिकल्पित परिस्थितियों का मतलब क्या, परिकल्पित परिस्थितियों का मतलब क्या, वहां पर लॉरेंस कोहलबर्ग की जो कहानी थी वो वास्तविकता थोड़ी थी, बच्चों को सुनाई गई, केवल एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसमें हिंज को एक ऐसी अवस्था में खड़ा दिखाया गया था, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना था कि हिंज चोरी करे अथवा ना करे। तो यह एक प्रकार से जो थी वो क्या थी, केवल परिकल्पित स्थितियां थी। बात समझ पाए कि नहीं। चलते हैं आगे सर, चलिए बताना। निम्नलिखित में से वयस्कों और बच्चों में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था।
यानी कि अब तो ये बहुत सरल प्रश्न है कि बताइए किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक सुझाव दिया था? तो वीएफ स्किनर ने तो दिया नहीं, इनका तो खुद का एक सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अभी आप अधिगम में पढ़ेंगे जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वीएफ स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया गया। यानी कि जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिकता, ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो है वो सामाजिकता का नियम दिया गया। यानी कि एक प्रकार से जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिकता के विकास के बारे में बताते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो लेव वाइगोत्स्की बच्चे के सामाजिक विकास की व्याख्या करते हैं। वीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि कैसे कोई बच्चा क्रिया करेगा। बात समझ पाए कि नहीं? हार्वर्ड गार्डनर बच्चे किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली बुद्धि का वर्णन करते हैं कि उसमें 9 प्रकार की कुल बुद्धियां पाई जाती हैं। बात समझ पाए कि नहीं? या 9 प्रकार की बुद्धियों का एक पुंज पाया जाता है। लॉरेंस ही कोहल वर्ग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि बच्चे या वयस्क की नैतिकता का अनुमान हम कैसे लगाएंगे। तो यहां पर यह भी सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग के साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न हो गया, हमने आपको बताया भी है। लॉरेंस कोहल वर्ग के साथ जो नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाला एक ही व्यक्ति था, वो कौन? आपका जीन प्याजे। जीन प्याजे के द्वारा क्या दिया गया? जीन प्याजे और लॉरेंस कोहल वर्ग दोनों ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो नैतिक विकास के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन। जबकि लेव वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिकता का सिद्धांत दिया, किस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास होगा। जेरोम ब्रूनर जीन प्याजे के समकक्ष थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन प्याजे का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और जेरोम ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फेमस हुआ है, ना कि जेरोम ब्रूनर का। यहां पर कहे वीएफ स्किनर, तो अभी बात की है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। तो इसमें से केवल जीन प्याजे ही सही है कि जीन प्याजे ने किसके साथ नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग के साथ साथ जीन प्याजे ने भी विकास का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। अब बात करते हैं, फिर समझना यहां पर क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को, देखना, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? देखना सर, हमने आपको समझाया है, फिर समझाते हैं। क्या कहा गया है? जैसे को तैसा, यानी कि हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, फिर एग्जाम्पल दे रहे। देखना, जैसे कोई बच्चा आज स्कूल में गया है, ये राम है, ये रामू है, स्कूल गया है, आज इसकी जो जरूरत पड़ी, इसकी पेंसिल ये भूल आया था, घर पर नहीं लाया कोई पेन, इसने अपने मित्र श्याम से पेंसिल मांगी, श्याम से कहा भैया हमें पेंसिल दे दो, श्याम ने पेंसिल देने से मना कर दिया, उसके पास थी पेंसिल तब भी मना कर दिया। अब यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी क्या कर दी? मदद कर दी, समझना। तो यहां पर अब उसको छोड़ दो जिसने मदद की है, या जिसने मदद की है इसको पेंसिल जो है वो मोहन ने दे दी। कि इसको पेंसिल देने का काम किसने किया? मोहन ने। तो मोहन ने इसको पेंसिल देने का काम किया है, तो जरूरत पड़ने पर यह कहता है रामू कि मैं श्यामू की मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं मोहन की मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने जरूरत पड़ने पर मुझे पेंसिल दी है, तो मैं भी जरूरत पड़ने पर उसकी हेल्प कर दूंगा। यानी कि जैसे जरूरत पड़ी श्यामू को, अगले दिन वो पेन नहीं लाया, श्यामू ने खूब कहा पेन दे दो, उसके पास 10 पेन थे तब भी एक भी पेन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया था वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे, यानी कि जैसे को तैसा व्यवहार। बात समझ पाए कि नहीं? ध्यान करो, एक बच्चा जब इस प्रकार के व्यवहार को दर्शाएगा, तो हमने इसको आपको समझाया है और भी फिर समझा रहे। जरूरी नहीं है रामू और श्यामू, आपने देखा हो, आपने कहा भैया जाओ और 10 रुपए के शैंपू हमको लेकर दे दो बाजार से, वो कहेगा हम 10 रुपए के शैंपू ले आएंगे, लेकिन 5 रुपए हमें चाहिए रिश्वत के लिए, यानी अपने लिए चाहिए 5 रुपए खाने को, तब हम 10 रुपए के शैंपू लाएंगे। तुम कहोगे हमें पास नहीं है 5 रुपए तुम्हें देने को, वो कहेगा हम नहीं ला रहे 10 रुपए के आपके शैंपू। यानी कि तुम अगर हमें 5 रुपए नहीं दे सकते तो हम लाके तुम्हें 10 रुपए के शैंपू भी नहीं दे सकते। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? तो बच्चा
यहां पर अपने रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे के तैसे मानसिकता, तो हमने सीधा तुम्हें पहला एग्जाम्पल दिया है कि रजनी नाम की कोई लड़की है, वो अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे के तैसा मानसिकता के आधार पर नाचती है। आज इसने मुझे अपनी लंच बॉक्स में से पराठा खिलाया है, तो कल मैं भी इसको मैगी खिलाऊंगा। बात समझ पाई कि नहीं? अगर आज इसने मुझे समोसा नहीं खिलाया तो कल मैं इसको मोमोस नहीं खिलाऊंगा। बात क्लियर है? यानी कि जैसे को तैसा। और ये किस सिद्धांत पर है? ध्यान करो, हमने आपको कहा था व्यक्ति विनिमयवाद पर आधारित। विनिमय होगा, दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। तुम हमको दो तो हम तुमको देंगे। बात समझ पाए? दोनों लंच बॉक्स लाए, हम पराठा लाए, दूसरा पूरी लाया, आधा पराठा तुम हमें दे दो तो हम आधी पूरी तुम्हें दे देंगे। बात समझ पा रहे? यानी कि जैसे को तैसा, तुम हमें दोगे तो हम तुम्हें देंगे। आपस में क्या करेंगे? आदान प्रदान। तो ये दूसरी अवस्था है, जिस दूसरी अवस्था का नाम आपका हमने 2-3 नाम वहां पर बताए थे अवस्थाओं में। पहला नाम आपको यही कहा था, आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या यूं कहें उसको यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, या उसी को हम कहें वस्तु विनिमयवाद अभिविन्यास, या उसी को कहें व्यक्तिगत विनिमय अभिविन्यास। तो व्यक्तिगत विनिमय अभिविन्यास का मतलब क्या है? हम उसी व्यक्ति को अपनी वस्तु देंगे जो हमको देगा। यानी जैसे के साथ तैसा, जो हमें वस्तु नहीं देगा हम उसको अपनी वस्तु नहीं देंगे। तो यहां पर कौन सी अवस्था में यह बताया गया है? तो आपको हमने बताया था पहली ही अवस्था पूर्व परंपरागत, यानी कि पहला ही चरण पूर्व परंपरागत के 2 चरण होते हैं। पहला है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा है आपका वही जिसको आप वस्तु विनिमयवाद कहें, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान हम स्वार्थ के आधार पर करेंगे, या इसी को कहा जाता है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। यानी कि यांत्रिक का मतलब क्या? वस्तुओं, सापेक्षता, तुम हमें दो तो हम तुम्हें दें। हम तभी एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे जब तुम हमें दोगे, तभी हम तुम्हें दूसरी वस्तु देंगे। ठीक है? तो आपका ये किसके अंतर्गत आएगा? पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आएगा। और यहां पर दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि पूर्व परंपरागत क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं सर? चलिए देखना सर, चलिए देखना अगला लेते हैं सर। और सर हमने आपसे कहा भी है कि हम डेली तुम्हें लगभग ऐसा ही पैटर्न बनाएंगे कि थ्योरी तो पढ़ाते रहेंगे, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन डेली हम तुम्हें कराते रहेंगे। ठीक है ना? ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो आपकी रूटीन में बनी रहे। ठीक है ना? तो आप, और जरूरी नहीं आप इसको एक बार आपने पढ़ लिया है, दूसरी बार भी इसको देख सकते, तीसरी बार भी देख सकते, क्योंकि हमने कहा है कि इसको हम तुम्हें रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल देंगे। आप ज्ञानम इंस्टीट्यूट पर इसको बाकायदा जितनी बार चाहे उतनी बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है ना? और ये कोई वो नहीं कि नहीं केवल भाई ये आप ही केवल देखो, नहीं, आप खूब इसको शेयर भी करो, खूब सब्सक्राइब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना लाभ उठा सको उसका, इतना क्या उठाओ उसका लाभ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए समझना। अगला प्रश्न क्या दिया है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य करता है? देखना सर, जरा समझना। दूसरों की अपेक्षा यहां पर क्या किया गया है, काम किया गया है बालक का, समझना। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा? हमने आपको, अब आपको क्या, अभी फिर से सुनो, इसके लिए हम आपको व्याख्या दे रहे हैं कि कौन सा सही होगा। देखो यहां पर कहा गया है हिंज, पहले हिंज से ही पकड़ते हैं। जब हिंज से समझा लेंगे फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। हिंज कहता है कि भले ही मुझे पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये लड़ती है, झगड़ती है, और इसको बचाने में मेरा कोई भी लाभ नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको बचा लेता हूं। बात समझ पा रहे कि नहीं? हिंज ने क्या कहा? इसको बचाने में मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर लेता हूं? इसको बचा लेता हूं। बात समझ पा रहे कि नहीं? अरे सर फिर से सुनना, देखना, सुनना। हम तुम्हें पहले डायरेक्ट समझाते हैं, फिर यहां हिंज से कनेक्ट करेंगे। यहां पर कहा कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। हमें कोई कार्य पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य को कर रहे हैं। यहां पर स्पष्ट कहा है कि अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय हमारा खुद का व्यवहार क्या है उसको त्याग करके
हम अपने व्यवहार को छोड़ करके हम दूसरों की अपेक्षा अनुसार क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो दूसरों की अपेक्षा हम तभी तो कार्य करेंगे जब दूसरे हमारी क्या करें, प्रशंसा करें। हम दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य करें, तो दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए कब कार्य किया जाएगा? जैसे कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है आंखों की, हमारी आंखें एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन हम पढ़ने में नाकारे हैं, बिल्कुल मक्कार हैं, आवारागर्दी करते फिरते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं किससे प्रशंसा पाना? दूसरों से, अपने अध्यापक से, अपने माता पिता से, कि माता पिता हमारी खूब तारीफ करें। लेकिन हम क्या है, हमारा व्यवहार क्या है? हमारा व्यवहार तो एकदम नकारात्मक है, यानी कि हम एकदम उद्दंड बालक हैं। हम बदमाशी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लेकिन आवारागर्दी करने के बाद भी हम दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि दूसरे हमारे कार्य की क्या करें, प्रशंसा करें। तो दूसरे हमारे कार्य की प्रशंसा कब करेंगे? जब हम अपने व्यवहार को छोड़कर एक दूसरा जो पढ़ने वाला बालक है उसकी भांति कपड़े पहन लेते हैं, उसकी भांति चश्मा लगा लेते हैं, उसके जैसा बैग ले लेते हैं। यानी कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए हम अपनी इच्छा को छोड़ करके दूसरे के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इसमें कौन सी अवस्था आएगी? वही अच्छा लड़का अच्छी लड़की। यानी कि हमको क्या करना है, केवल समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। समाज का मतलब है दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करना है, समाज का अनुमोदन पाना है, यानी कि दूसरों की प्रशंसा पाना है कि देखो वो भी कितना अच्छा लड़का है। तो फिर हम किस अवस्था पर खड़े होंगे? तो आपको हमने बताया था कि 3 अवस्थाओं में ये जो चढ़ा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये दूसरे नैतिक स्तर के अंतर्गत या परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। तो परंपरागत स्तर के अंतर्गत या परंपरागत चरण के अंतर्गत ये क्या किया जाएगा आपका शामिल? इसमें पहला ही रहता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि सीधा कहा जाए, दूसरों के व्यवहार, अपने व्यवहार के बजाय अपना व्यवहार त्याग करके हम दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों का अनुमोदन पाने के लिए, समाज का अनुमोदन पाने के लिए जब भी कोई कार्य संपादित करें तो वो किसके अंतर्गत कहलाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनके दिखाने की क्या की जाएगी? कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, चलिए समझते हैं। देखना, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। और कोहल वर्ग नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप भी जानते हो। क्या हमें भैया मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई नहीं खाना है, डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता लगने पर हमें सजा दी जाएगी। यानी कि सीमा कह रही है कि अगर मम्मी को पता लग गया कि हमने रसोई से मिठाई खाई है तो हमको लटियाया जाएगा, यानी कि हमको क्या किया जाएगा? सजा, यानी कि यहां दंड मिलेगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर अगर सजा लिखा गया, हमने आपको कहा था इसके पहले जो प्रश्न कराया था पहली प्रैक्टिस में, हमने वहां कहा था कि बेइज्जती की जाएगी। और भैया जब 4 लोगों के सामने बेइज्जती की जाएगी, उससे बचने के लिए अगर हम होमवर्क कर रहे हैं तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है। लेकिन यहां पर सजा का मतलब सीधा कहा है दंड, यानी कि अब आपको क्या किया जाएगा? लठियाया जाएगा कि अगर तुमने दुख के रसोई से मिठाई खा ली है तो माताजी तुम्हारी क्या करेंगी? पिटाई करेंगी। यानी कि यह जो है वो लोक कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीमा किस अवस्था पर रहेगी? तो पूर्व पारंपरिक, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर में ही पहला आपका आता है दंड एवं आज्ञा पालन। मुझे मां की आज्ञा को मानना है, नहीं तो उसके लिए मुझे दंड या क्या दिया जाएगा? सजा दी जाएगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत पहला जो अवस्था रहेगी दंड एवं आज्ञा पालन, उसके अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। चलिए अगला लेते हैं। चलिए, माहिरा का मानना है सही व गलत का नियंत्रण वह कारकों से होता है, वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। और कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर जो है वो माहिरा खड़ी हुई है, ये आप क्या करना है? आपको बताना है। अब समझना जरा सर क्या कह रही है माहिरा। माहिरा का मानना है कि सही गलत का नियंत्रण बाह्य कारकों से होता है। बाह्य कारक का मतलब क्या? एक बालक है, उसको नहीं पता क्या सही और क्या गलत, उसको नहीं पता कि आखिर क्या सही क्या गलत। उसको सही और गलत कौन बताएगा? उसके पापा बताएंगे या उसकी मम्मी बताएंगे या उसके अध्यापक बताएंगे। यानी कि हमें नहीं पता कि सही और गलत क्या है। हमारे सही गलत का निर्धारण कौन करेगा?
क्या सही है और क्या गलत। वाह कारक, वाह कारक का मतलब है माता पिता। तो जब माता पिता यह निर्धारित करें कि क्या सही और क्या गलत, माता पिता ही नियम बनाए कि बेटा ये सही और ये गलत, तुमने ज्यादा आइसक्रीम खाई तो दंड मिलेगा, तुमने अगर खिलौने भैये के साथ साझा नहीं किए तो तुमको पिटे लठियाया जाएगा। बात समझ पा रहे? तो यह किस अवस्था में होगा? पहली अवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन। और दंड एवं आज्ञा पालन किसमें है? तो आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। बात समझ रहे? उत्तर संक्रियात्मक में है नहीं, उत्तर पारंपरिक में है नहीं। वैसे संक्रियात्मक तो होता ही नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक जीन प्याजे की अवस्था है। उत्तर पारंपरिक है वो पूर्व पारंपरिक, उत्तर में है नहीं। उत्तर पारंपरिक में तो सार्वभौमिक नैतिकता की बात होगी, समाज के अनुसार नियमों को बदलने की बात की जाएगी। पूर्व पारंपरिक स्तर में जरूर दंड के आधार पर, अगर तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड मिलेगा। तो यहां पर नियम निश्चित हैं और ये नियम निरपेक्ष होते हैं, जो वाह कारकों के द्वारा किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो आपका कौन सा स्तर रहेगा? अगर स्तर कहे तो पूर्व पारंपरिक स्तर, और अवस्था कहे तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। बात समझ पाए? चलिए सर ये सारे प्रश्न अच्छे हैं, आप इनको करें, इनकी व्याख्या देखें, समझ में आएगा सर, समझना। देखना, समझना सर। क्या कहा गया है? यहां कहा गया है अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है कि नियम फिक्स हैं, नियम बदले नहीं जा सकते, और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार, नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? देखना सर, यहां पर अमरजीत ने क्या कहा? अमरजीत ने कहा है अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए। अगर वो इसके आगे नहीं जाता और यहां कह देता कि बताइए कि नियम स्थिर हैं और सभी को और सभी इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, बस इतना। बात समझ पाए कि नहीं? इतना केवल कह देता और ये आगे की लाइन ना दी होती, चाहे व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की हो, तो फिर ये अवस्था दूसरी हो जाती। क्यों? नियम निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, इनको बदला नहीं जा सकता, ये पहली अवस्था है। बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन यहां पर ये क्या जोड़ दिया उन्होंने? यहां पर उन्होंने जोड़ दिया कि भैया नियम जो है वो स्थिर हैं और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि चाहे व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। अब देखना एग्जाम्पल दे हम तुम्हें, हमने क्या कहा, दो एग्जाम्पल तुम्हें बताए, फिर से सुनना। एक तरफ लॉरेंस कोहल वर्ग, मेरी पत्नी बीमार है, दवा व्यापारी दवा दे नहीं रहा, तो मैं जाऊं और चुरा के दवा को ले आऊं। तो पहले ही कह रहा है कि अगर मैं दवा को चुरा लेता हूं तो मेरे को पुलिस पीटेगी, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास पर है। दूसरे में कह रहा भाड़ में जाने दो, पुलिस पीटेगी, अभी तो चोरी कर लेता हूं, पत्नी की जान बचा लेता हूं। अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा। और जब स्वार्थ की बात आए, जैसा उसने मेरे साथ किया कि दाम अधिक बढ़ा दिए, वैसा मैंने ही उसकी दवा को चोरी कर ली, तो यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि दूसरी अवस्था होगी। लेकिन तीसरी अवस्था पर कर गए, पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी समाज में वाही पाने के लिए काम करना है, तो हम तीसरी अवस्था पर होंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथी अवस्था कहती है आज्ञा पालन एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी आज्ञा एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था या कानून एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था को बनाए रखना। तो कानून एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चाहे हमें व्यक्तिगत हित ही क्यों ना त्यागना पड़े। वो कहता है मैं चोरी नहीं करूंगा चाहे पत्नी मर जाए। क्यों? क्योंकि समाज का नियम नहीं बदलना चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए। कानून तोड़ना गलत बात है, ऐसे तो कोई भी चोरी कर लेगा जिसको जरूरत होगी। तो यहां पर यही तो कह रहा कि हमें जो नियम है वो स्थिर हैं और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। हम बिल्कुल भी गरीब हैं तो भी, हम बिल्कुल भी गधे हैं तब भी। हम एक और एग्जांपल तुम्हें देते हैं, देखना। फिल्म देखी है 3 इडियट्स। उस 3 इडियट्स में जो राजू रहता है वो पढ़ने में नाकारा कमजोर रहता है।
उसका मित्र आमिर खान जाता है, उसके लिए पेपर चुरा के ले आता है, लो भैया तुम रात में इसको पेपर पढ़ लो और सुबह परीक्षा दे दो। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने जानबूझकर, यहां पर भी दवा व्यापारी ने महंगे दाम कर दिए, वहां पर भी क्या किया गया, वहां पर भी जो आपका प्रिंसिपल था उसने जानबूझ के कठिन पेपर तैयार किया है ताकि तुमको फेल कर सके। हमारा मित्र गया आमिर खान जाके पेपर चुरा लाया कि लो भैया राजू तुम पेपर रात में ही पढ़ लो और पास हो जाओ। वो राजू कह रहा है नहीं, मैं प्रश्न पत्र की चोरी करके परीक्षा पास नहीं होऊंगा, चाहे मैं फेल हो जाऊं लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि मेरा व्यक्तिगत हित, मैं अपना व्यक्तिगत हित को छोड़ते हुए मुझे व्यक्तिगत हित से लाभ नहीं चाहिए, मैं कानून और व्यवस्था नहीं तोड़ूंगा, यानी कि समाज में जो नियम हैं वो स्थिर हैं उनको नहीं तोड़ना है। बात समझ पाई कि नहीं? तो किस अवस्था में कहेगा? चौथी अवस्था में, कानून एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है? ये है कानून और व्यवस्था उन्मुखी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए नहीं कह रहा कि हमें नियमों को मानना है, यहां ये नहीं कह रहा कि हमें अपने स्वार्थ को देखते हुए चोरी कर लेनी है या काम कर लेना है, ना यहां दंड से बचने के लिए काम किया गया है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलिए आगे चलते हैं सर, और इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। 2 मिनट बस सर, समझना कितना बचा है? 1 मिनट सर। रहने दें क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।